नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी चीन मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान से सियासत में आए उबाल की, बुरी फंसी बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी की, 2023 और 2024 चुनावों को लेकर खड़गे की नई टीम की, एमपी में कांग्रेस से डरे अमित शाह की, साथ ही जानेंगे कैसे राजस्थान में टिकट बंटवारे से पहले बड़ा बीजेपी का दर्द। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश में मुसलमानों को लेकर बढ़ती नफरत की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा अपने समर्थकों का साथ। बीजेपी कार्य समिति में बोले, कोई मेरा नहीं कोई तेरा नहीं, जीतने वाले को मिलेगा टिकट। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार में शामिल हुए कांग्रेस के तमाम नेता। अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने कहा, राजीव गांधी जी ने कम समय में अनगिनत उपलब्धियां की थी हासिल। चंद्रयान 3 अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, फाइनल डी बूस्टिंग के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड की गई कम। 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर करेगा लैंडिंग। बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाले सनी देओल का बंगला हो रहा है नीलाम। 56 करोड़ ना चुकाने पर बैंक ने नोटिस किया जारी। 25 सितंबर को होगी बंगले की नीलामी। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा काफी चर्चा में है, लेकिन बीजेपी चीन पर दिए उनके बयान पर उन्हें घेरने में जुट गई है। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही संजय राउत ने राहुल का समर्थन करके फिर बाजी पलट दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। खबरों की माने तो वो 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने 14,270 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील के किनारे अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के चीन पर दिए इस बयान को खारिज किया है और कहा है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जो कांग्रेस हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाती थी, जिस भारत माता का 45,000 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा चीन को दे दिया, वो ऐसी बात कर रही है। इस जवाब से जाहिर है कि बीजेपी मोदी के बचाव में खड़ी हो रही है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल का समर्थन करते हुए कहा, नाइंसाफी कर रहे, मैं बेईमानी नहीं बोलूंगा, नाइंसाफी कर रहे। राहुल गांधी जी देश के प्रमुख नेता हैं, सांसद है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है। अगर एक बात सामने रखते हैं तो मुझे लगता है सोच समझ कर रखते हैं। और राहुल जी ने बात कही है कि चाइना ने अपनी जमीन कब्जे में लिया है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। पटोले ने कहा कि 15 अगस्त को झंडारोहण के दौरान पीएम मोदी ने लाल किले से झूठा भाषण दिया था। राहुल गांधी ने खुद वहां मौके पर जाकर देखा और कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अरुणाचल और लेह लद्दाख में चीन ने अतिक्रमण कर लिया है। यही बात राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी के चीन मुद्दे पर दिए बयान से मोदी सरकार सवालों में है। इधर स्मृति ईरानी को सवाल पूछने पर गुस्सा क्यों आता है, ये भी इस वक्त का बड़ा सवाल है। अपने गुस्से को लेकर स्मृति ईरानी को अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद हो या सड़क या फिर किसी कार्यक्रम का मंच, स्मृति ईरानी हर जगह भड़कती हुई नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री का ताजा गुस्सा टमाटर की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछने से भड़का। एक कार्यक्रम में पत्रकार ने उनसे 200-250 रुपए किलो कीमत पर बिक रहे टमाटर को लेकर सवाल पूछा, जिसका सीधा जवाब देने की जगह स्मृति ईरानी उस पत्रकार से उनके इतिहास के बारे में बात करने लगी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि स्मृति ईरानी इसे बढ़ाते हुए बात को संसद में हुई फ्लाइंग किस विवाद पर ले गई। शालीनता और शब्दों के चयन पर पत्रकार को समझाइश देते हुए ये कहने लगी कि उन्होंने पत्रकारिता में क्या किया।
स्मृति ईरानी ने ये कहा कि वो सवाल का जवाब देने तैयार हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि जब स्मृति को महंगे टमाटर के कठिन सवाल पर जवाब देना ही था तो वो पहले क्यों नहीं दिया? आरोप की जगह प्रत्यारोप क्यों लगाने लगी? वैसे ये पहली बार नहीं है जब स्मृति ईरानी को इस तरह बिना बात गुस्सा करते देखी गया हो। अभी संसद के मानसून सत्र में मणिपुर पर कांग्रेस सांसद के ये सवाल पूछने पर कि बीजेपी की महिला सांसद इस पर चुप क्यों है, स्मृति ईरानी एकदम भड़क गई थी और मणिपुर में आग लगाने का जिम्मेदार उन्होंने राहुल गांधी को ठहरा दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण के बाद उन पर फ्लाइंग किस करने का झूठा आरोप भी उन्होंने लगाया। इसी तरह अमेठी में 2 पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो जवाब देने की जगह स्मृति ईरानी ने उन्हें सरेआम धमकी दी कि वो उनके मालिक से बात करेंगी। कुछ वक्त पहले महिला कांग्रेस की नेता ने फ्लाइट में स्मृति ईरानी से सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर सवाल पूछा था, तब भी स्मृति जवाब से बचकर भागती हुई नजर आई थी। दरअसल सवाल का जवाब देने की जगह भड़क जाना और सवाल के बदले उल्टे आरोप लगाना पीएम मोदी से लेकर उनके कई मंत्रियों की आदत बन चुकी है। स्मृति ईरानी भी उसी आदत से मजबूर नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी अब अपने ही दांव से मात खा गई हैं। वहीं आने वाले चुनावों में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। लंबे वक्त से इसका इंतजार था कि खड़गे की टीम में किस किस को जगह दी जाएगी। खड़गे ने अपनी टीम में 39 नेताओं को जगह दी है, जिसमें नए और युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है। तो कैसी है खड़गे की नई टीम, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावी साल में कांग्रेस अपना हर कदम काफी सूझबूझ के साथ उठा रही है। इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, तो अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 39 लोगों को शामिल किया गया है। CWC का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। नई कमेटी में कई नए और युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। सूची जारी करने से पहले पिछले कई महीनों से बैठकों का दौर चला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की। इस लिस्ट में जो नाम शामिल हैं उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल हैं। इसके अलावा 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चौहान, दीपक बावरिया के रूप में नए नाम सामने आए हैं। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, दीपा दास मुंशी को भी CWC में शामिल किया गया है। खासतौर से आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा का नाम शामिल है। खड़गे की कमेटी में कुल 84 नाम हैं। इनमें CWC मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के नाम शामिल हैं। खड़गे की यह टीम 2023 और 2024 के चुनावों में बीजेपी को टक्कर देगी। खड़गे की इस टीम में सचिन पायलट को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। वहीं MP में भी जनता जल्द अपना फैसला देने वाली है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं अमित शाह ने तो अपने MP दौरे बढ़ा दिए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं और जनता के बीच माहौल बनाने के लिए पार्टियों के दिग्गजों का प्रदेश में लगातार दौरा जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 41 दिन में चौथी बार प्रदेश का दौरा किया है। वहीं अमित शाह के लगातार दौरे करने की एक वजह प्रदेश में नेताओं के बीच फूट भी है। शायद यही वजह है कि उन्होंने खुद चुनाव प्रचार का बीड़ा उठा लिया है। इस दौरान अमित शाह ने शिवराज सरकार का 2003 से 2023 तक का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मेहनती मुख्यमंत्री हैं जो लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं। उन्होंने प्रदेश को विकास की रेस में आगे लाकर खड़ा किया है। शाह का भाषण हो और वो कांग्रेस को न कोसें, ऐसा तो होने से रहा। यहां भी शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब
जब कांग्रेस का शासन था तब कांग्रेस ने प्रदेश को बीमारू राज्य का दर्जा दिया था। एक समय कहा गया कि मध्य प्रदेश की हालत सुधर नहीं सकती, लेकिन 2003 में बंटाधार की सरकार को हटाकर एक ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश की जनता ने लिया। फिर उमा भारती, बाबूलाल गौर और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको विकसित राज्य बनाया। जो लोग हमसे अपना हिसाब मांग रहे हैं वो पहले 53 साल का हिसाब रखें। एमपी की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के आसार देखते हुए शाह का डरना लाजमी है। डर तो राजस्थान में भी बीजेपी को सता रहा है। इस साल के आखिर तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी नेताओं में गुटबाजी की खबरों ने आला कमान को पहले से ही परेशान कर रखा है। वहीं अब राजस्थान में टिकट बंटवारे से पहले नेताओं ने बीजेपी के दर्द में इजाफा कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की हालत काफी मजबूत दिखाई दे रही है। सीएम गहलोत दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में गुटबाजी की खबरों ने जोर पकड़ रखा है। और खास बात यह है कि बीजेपी राज्य में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। बहुत जल्द राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सीट बंटवारे की बात चल रही है, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता ही अपनी पार्टी को कमजोर करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीते दिनों तोतुका भवन में गुर्जर समाज के आभार और अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होकर समाज के व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुर्जर समाज को केंद्र और प्रदेश में सत्ता एवं संगठन दोनों जगह उचित प्रतिनिधित्व दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आशा करता हूं जैसा सहयोग गुर्जर समाज का भारतीय जनता पार्टी को आज तक प्राप्त हुआ है, 2023 के चुनाव में भी वही समर्थन प्राप्त होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य में सत्ता पाने के लिए गुर्जर समाज का साथ होना किसी भी दल के लिए काफी जरूरी है। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान दूसरे समाज को नाराज कर सकता है, जिसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले चुनावों में उठाना पड़ सकता है। राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी से आला नेतृत्व दबाव में है। दबाव तो शरद पवार पर भी बनाया जा रहा है। ईडी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी और उनकी पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष के घर पर छापेमारी की है। ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के मामले में एनसीपी के पूर्व कोषाध्यक्ष ईश्वर लाल जैन, उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी की है, जिसे शरद पवार पर दबाव बनाने की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 चुनावों से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा खेला करने की जुगत लगा रही है। पहले शिवसेना को 2 गुटों में बांटा और फिर उसके बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की मदद से अपनी सरकार बनाई। उसके बाद एनसीपी में 2 फाड़ कराया। सूत्रों की माने तो अब शरद पवार पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो महाविकास अघाड़ी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम ले, जिसके लिए अजीत पवार को हथियार बनाया जा रहा है। बीती 5 अगस्त को शरद पवार ने अजीत पवार से पुणे में मुलाकात की थी। इस मुलाकात की महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा है, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ कहा है कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार की तरह बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की गलती नहीं करेंगे। राउत के इस बयान के बाद बीजेपी ने अब ईडी का सहारा लेकर शरद पवार पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके तहत ईडी अब पवार के करीबियों पर छापेमारी कर रही है। शनिवार को ईडी ने एनसीपी के पूर्व कोषाध्यक्ष ईश्वर लाल जैन के जलगांव, नासिक और ठाणे में 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल दिसंबर में सीबीआई ने राजमल, लखीचंद ज्वेलर्स, आरएल गोल्ड और मनराज ज्वेलर और इसके प्रमोटरों ईश्वर लाल जैन, मनीष जैन और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के 3 केस दर्ज किए थे। इन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी ने जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। ईडी की यह कार्रवाई ऐसे वक्त हो रही है जब शरद पवार बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर चुके हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात मुसलमानों के साथ होने वाले भेदभाव की। बीजेपी लाख दावा करे कि वो सबका साथ सबका विकास में भरोसा करती है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। गुजरात के मेहसाणा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने बीजेपी के दावों की पोल खोल के रख दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का असर अब स्कूल कॉलेज में भी देखने को मिल रहा है। मेहसाणा जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल ने 10वीं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा था। अर्जना सरवर खान ने अपने स्कूल में 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाकर स्कूल में टॉप किया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में इस छात्रा का सम्मान होना था, लेकिन स्कूल संचालकों ने पहले नंबर पर आई छात्रा का नाम हटाकर दूसरे नंबर पर आई हिंदू छात्रा को टॉपर बताकर उसका सम्मान कर दिया।
आहत छात्रा के पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की, जिसके जवाब में स्कूल संचालक ने कहा कि 2024 को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में 1 इनाम के बजाय 10 इनाम दे देंगे। पिता ने स्कूल संचालक को कहा कि हमें इनाम नहीं चाहिए, अगर हमारी बेटी के नाम का ऐलान स्कूल समारोह में होता तो हमें गौरव होता। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोग स्कूल के इस रवैये की जमकर आलोचना कर रहे हैं। ह्यूमैनिज्म एंड रैशनल थिंकिंग के रमेश सवानी ने कहा कि ये कृत्य गोडसेवादी सोच के तहत इरादा पूर्वक किया गया है। स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मैं अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का आदर करूंगा। लेकिन केटी स्मृति विद्यालय में क्या सिखाया जा रहा है? लोगों के दिमाग में नफरत डाली जा रही है, जो देश को विनाश की ओर ले जा रहा है। जमावट मीडिया के संस्थापक देवांशी जोशी ने कहा कि अर्चना मामले में संचालक या प्रिंसिपल भले ही कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन सबको पता है कि उन्होंने अर्चना को मुस्लिम होने की वजह से सम्मानित नहीं किया, क्योंकि स्कूल संचालकों में मुसलमानों से नफरत भरी हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके खिलाफ सभी को बोलना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता नदीम शेख ने कहा कि अर्चना को स्कूल भले ही सम्मानित नहीं किया, लेकिन अर्चना और उसके परिवार के साथ पूरा गुजरात खड़ा है। अर्चना के साथ जो हुआ वो हमारे समाज की असली तस्वीर को पेश कर रहा है और इसके लिए मोदी सरकार फिर सवालों में है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।